तो ओवर द टाइम आप देख रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और रीसेंट डेवलपमेंट को अगर हम थोड़ा सा फॉलो अप करें तो देखेंगे कि रिसेंटली जो एयर स्ट्राइक की गई है ईरान द्वारा इजराइल पर, वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। तो एक्चुअल में हुआ क्या और इसका जो पर्टिकुलरली इजराइल पे असर है वो क्या है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टू एंड फ्रो ये जो लड़ाई हो रही है कि एक के बाद एक जो जवाब दे रहे हैं, रिटालिएट कर रहे हैं, फिर चाहे वो ईरान हो या इजराइल हो, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद एक्चुअल में क्या होने वाला है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस एयर स्ट्राइक के बाद क्या इजराइल जो है वो भी रिटालिएट करेगा, क्या इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा। और इस वीडियो में हम इन पर्टिकुलर इसी इशू के बारे में बात करने वाले हैं कि इजराइल में एक्चुअली जो भी जानमाल का नुकसान हुआ है उसका इजराइल कैसे जवाब देगा। क्योंकि अगर हम इस पूरी सिचुएशन को समझें और थोड़ा फॉलो अप करें तो हम देख पाएंगे कि ये जो ईरान ने अटैक किया है वो बेसिकली इसीलिए किया है क्योंकि ईरान जिन मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ चलता था, जिनको फ्यूल करता था, जिनको सपोर्ट प्रोवाइड करता था, उनके जो लीडर्स हैं उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनके लीडर्स की जान ले ली गई। फिर चाहे वो हिजबुल्लाह की बात करें या हमास की बात करें, नसरुल्ला और इस्माइल दोनों की रिसेंटली डेथ हो गई है, जिसकी वजह से ईरान जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। जिसके जवाब के तहत क्या किया ईरान ने तेल अवीव जो कि एक पोर्ट है वहां पर खूब सारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो दागी, जिससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जो अभी तक रिपोर्टेड कैजुअलिटीज हैं वो 8 हैं, लेकिन फिर भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान बिल्कुल भी गलत ना समझे और बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि हम यानी कि इजराइल ये जो पूरा अटैक है इसको लेके चुप्पी साधेंगे। हम इसका जवाब जरूर देंगे और ईरान को ये जो उसने अटैक किया है उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से ये जो खबर है वो फिर से सुर्खियों में आई। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन थी वो एक्चुअल में चालू कैसे हुई उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ था कि अप्रैल 2024 में ईरान ने करीब 120 बैलिस्टिक मिसाइल और 170 ड्रोन से हमला किया था, जिससे कि सिग्निफिकेंट डैमेज जो था वो हुआ था। जिसके जवाब में फिर से इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने जो एयरबेस था जिसका नाम इस्फान है उसको टारगेट किया और वहां पर हमला कर दिया। अब इन इंसिडेंट से हम क्या समझ सकते हैं, इन इंसिडेंट से हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि दोनों में से चुप बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। दोनों ही कंट्रीज को अपना जो पावर डायनामिक है वो बिल्कुल स्ट्रांगली प्रूव करना है कि मिडिल ईस्ट में हमारा ही बोलबाला है और हम ही रहेंगे। मतलब दोनों की तरफ से, चाहे वो इजराइल या ईरान, किसी भी तरफ से अटैक होता है उसका जवाब ना दिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये ओवर द टाइम एक पैटर्न बन चुका है जो हम नोटिस कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो लोग थे उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जितने भी अटैक होते हैं उनका आइडिया एस्केलेशन नहीं होता, उनका आइडिया यही होता है कि उनको पावर डायनामिक अपनी प्रूफ करनी है कि जो ग्लोबल सोसाइटी है वो उनको ऐसे व्यू ना करे कि ये कमजोर है ये चुप बैठ गए, या कोई भी एक तरीके से पीस ट्रीटी ऐसे डिपिक्ट ना हो, ऐसे रिफ्लेक्ट ना हो सोसाइटी में कि ईरान या इजराइल बहुत ही कमजोर पड़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने जो मिडिल पाथ है वो चूज किया। तो टाइम एंड अगेन ईरान और इजराइल एक दूसरे को धमकाते रहते हैं कि भाई अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो हम उसका जवाब देंगे ही देंगे। तो ये जो बैकग्राउंड स्टोरी थी वो इतनी ही थी जो समझी जा सकती है। अब इस पूरे जो सिचुएशन में इजराइल का रिस्पॉन्स है वो एक ऐसी चीज है, वो बहुत ज्यादा सोसाइटी जो है वो एंटिसिपेट कर रही है। ये जो रिसेंटली अटैक हुआ उसकी जो बातें हैं वो यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ग्लोबली अगर हम देखें तो हर एक सोसाइटी में हो रही है। कई लोग इसको कंडेम कर रहे हैं तो कई लोग इसका साथ भी दे रहे हैं। फिर डिपेंड करता है कि उनका जो स्टांस है वो ईरान की तरफ है या इजराइल की तरफ है। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू के बीचों बीच आता है ये सवाल कि अगर इजराइल जो है वो जवाबी कार्यवाही करता है, वो रिटालिएट करता है इस अटैक के प्रति, तो फिर वो क्या क्या कर सकता है।
और क्योंकि इजराइल के पास जो ऑप्शंस हैं वो कई सारे हैं, इसीलिए एक जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर है वो आ रहा है कि एक्चुअल में इजराइल कैसे जवाब देगा ईरान को। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझे तो मार्क ओवन जोन्स हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये कहा कि ये जो रिस्पॉन्स है ना इजराइल का, जो ईरान का जो अटैक था उसने ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं किया, लेकिन जो भी रिस्पॉन्स रहेगा ना इजराइल का वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। इजराइल ऐसी कुछ हरकत करेगा जो कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी, एंड उसके पास लॉजिस्टिक्स भी हैं तो वो कर भी सकता है। जो ईरान का ये मिसाइल लॉन्च था वो बेसिकली व्यू किया जा रहा है एज अ सिंबॉलिक एफर्ट रादर देन अ मिलिट्री स्ट्राइक। अब इसको कैसे समझेंगे कि तो मैंने जैसा आपको बताया कि अपना पावर डायनामिक बेसिकली वो अपना अस्तित्व प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में कि जो भी जोर है वो हमारा ही चल रहा है, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। और सिर्फ इसी को दिखाने के लिए जो एयर स्ट्राइक है वो की गई थी, क्योंकि इजराइल से स्टेटमेंट आ रहे थे कि जो इनको सिग्निफिकेंटली क्षतिग्रस्त किया है, जो इनके मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उनके जो लीडर्स हैं, उनको जो इन्होंने जड़ से उखाड़ फेंका है, असैसिनेट कर दिया है, उसकी वजह से ईरान एक लंबे समय तक के लिए ढीला पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा। तो उसी का जवाब देने के लिए ईरान ने कहा है कि जो आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है, इवन इफ हमारे पास लीडर नहीं है तो भी हम इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि आप पे एक इतना बड़ा अटैक कर सकते हैं। तो आप किसी भी गलत फहमी में ना रहें। और सिर्फ इसी को प्रूव करने के लिए जो रिसेंट अटैक था वो हुआ था। इजराइल जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि लिमिटेड तरीके से रिस्पॉन्स करे या बिल्कुल ना करे, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो रिस्पॉन्ड कर सकती है। अब जो एस्पेक्ट आ रही है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या ऑप्ट आउट कर लेगा, वो सिर्फ उसी एस्पेक्ट में आ सकती है क्योंकि जो ग्लोबल सोसाइटी है वो कंडेम करती है ऐसा जो डायरेक्ट रिटालिएशंस होते हैं, जो डायरेक्ट इंगेजमेंट होती है अटैक्स में, उसको सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए, डिप्लोमेटिकली सोचते हुए इजराइल जो है वो ऑप्ट आउट कर सकती है अटैक में या रिटालिएशन में। बाकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि रास्तों की कोई कमी नहीं है इजराइल के पास ईरान को मजा चखाने के लिए। अगर हम बात करें कि जो पोटेंशियल्स हैं वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इस अटैक के या इस रिटालिएशन के जो इजराइल एक्चुअल में कर सकता है, तो जो सबसे पहला अटैक है, जो सबसे पहली चीज जो टारगेट की जा सकती है वो है इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ईरान के वो बहुत स्ट्रांग है। अगर उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी को ही खत्म कर दिया तो सबसे पहली बात जो भी डिस्ट्रक्शन कॉज होगा वो एक मास लेवल पर होगा, और उससे एक तरीके से ईरान का जो अस्तित्व है वो तबाह हो जाएगा। क्योंकि अगर न्यूक्लियर एनर्जी लीक थोड़ा सा भी हो गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, जो देश है वो एक तरीके से मैप से ही हट जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसी सिचुएशन को लिया है, क्योंकि अगर ये की साइट डिस्ट्रॉय हो गई ना तो फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एंड इन फैक्ट अगर किसी भी प्रकार का जवाबी कार्यवाही इजराइल करता है ईरान पर, तो आप ये मान करके चलिए कि वो सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में नहीं होगी, क्योंकि बातें अब जो हैं मिडिल ईस्ट में वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि कोई भरोसा नहीं है कि ग्लोबल लेवल पर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। क्योंकि आप अलाइनमेंट देखेंगे अगर, तो ईरान के पास अलग सेट ऑफ सपोर्टर्स हैं और इजराइल के पास अलग सेट ऑफ सपोर्टर्स हैं। तो ये जो पूरी लड़ाई है मिडिल ईस्ट की वो एक तरीके से ग्लोबल लेवल पर फंक्शन कर रही है। कोई किसी को कंडेम करता है तो कोई किसी को सपोर्ट करता है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो लड़ाई है वो सिर्फ दो देशों के बीच में होके चल रही है। सबको अपना अलग अलग एलाइज का सपोर्ट है, सबके जो जियोपॉलिटिक्स हैं वो स्ट्रेंथेंड हैं, जो सबका ध्यान है वो अभी बेसिकली मिडिल ईस्ट पे ही है। तो ये सिर्फ एक मिडिल ईस्ट का कंसर्न नहीं है, ये एक ग्लोबल कंसर्न है। अब जो हम दूसरी चीज यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो दूसरी चीज बेसिकली टारगेट की जा सकती है वो है ऑयल प्रोडक्शन की फैसिलिटीज। तो ऑयल प्रोडक्शन की फैसिलिटीज को टारगेट करने से क्या होगा, मेजर हिट आएगा इकोनॉमिक्स पे। और अगर इकोनॉमिक्स ब्रेकडाउन हुई ईरान की तो बहुत ही वेल अंडरस्टूड है कि जो उनका डेवलपमेंट का आइडिया है, जो उनका आइडिया है अभी अटैक्स पर जो उनकी ज्यादा एनर्जी जो है वो इन्वेस्टेड है, वो डाइवर्ट हो जाएगी इकोनॉमिक्स पे, वो डाइवर्ट हो जाएगी लेजिस्लेशन पे और गवर्नमेंट पे बेसिकली। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पैसे हैं, जो कैपिटल है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी, और उस लिमिटेड कैपिटल के होने की वजह से जो उनकी प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। इसीलिए अगर जो इजरायलीज हैं वो ऑयल प्रोडक्शन जो फैसिलिटीज हैं उसको भी टारगेट करते हैं तो भी एक मेजर हिट होगा ईरान पर इन पर्टिकुलर।
और जो तीसरी चीज है जिसको इजरायली जो मिलिट्री है वो टारगेट कर सकती है वो है नेवल बेस फैसिलिटीज। नेवल बेस फैसिलिटीज जो हैं वो एक की हब है ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का और नेवल फोर्सेस का। तो जो नेवल बेस है वहां पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेवी रहती है, वहां की जो एनर्जी सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर मैं इन पर्टिकुलर पोर्ट की बात करूं तो बंदर ए बुशहर जगह का नाम है जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, और फिर जो नेवल एक्सरसाइज है उसके लिए तो है ही सही। तो अगर इजराइल चूज करता है इन तीनों में से किसी भी एक जगह को टारगेट करने के लिए तो फिर ईरान को बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में लॉसेस होंगे, फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट में हो, गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में हो, या फिर जो इमेज है उसके एस्पेक्ट में हो, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा मैसिव होगा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो तीनों में से कौन सा रास्ता जो है उसको चुनते हैं। अब अगर ये जो अटैक है वो होता है तो उससे क्या होगा? अगर ये अटैक होता है तो रिस्क बढ़ जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल लेवल पर जो इंगेजमेंट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एलाइज हैं वो अब बहुत स्ट्रिक्टली वॉच कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट स्क्रॉल करेंगे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, तो आप देख पाएंगे कि यूएस का अलग स्टांस है, इंडिया का अलग स्टांस है, सब लोगों को डिप्लोमेटिकली साथ भी आना है, उनको पीस टॉक्स भी इनिशिएट करनी है, मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं इवन आफ्टर डायरेक्ट एंगेजमेंट्स नहीं है। तो अगर डायरेक्ट एंगेजमेंट हुई ईरान और इजराइल के बीच, जो कि इन पर्टिकुलर हो सकती है अगर अभी के टाइम पे इजराइल चूज करता है अटैक करने को, रिटालिएट करने को ईरान को, तो क्या क्या होगा, क्या क्या जो रिस्क हैं वो बढ़ जाती हैं अगर ये जो रास्ता है वो इजराइल जो है वो चूज करता है तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन हो जाएगी। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन के केस में क्या होगा कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट्स होगा, फिर चाहे वो एलाइज हो या फिर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हो, उनको एक साइड चूज करनी पड़ेगी, जिससे कि चांसेस बढ़ जाते हैं किसके? जिससे कि चांसेस बढ़ जाते हैं एक सिचुएशन के जिसको हम ओवर द टाइम बहुत ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है वर्ल्ड वॉर 3। तो अभी तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं है, जो कुछ भी है इनडायरेक्टली चल रहा है। वॉर्स जो हो रहे हैं वो एक ऐसे तरीके से हो रहे हैं कि हाँ सबको पता है वॉर हो रहा है पर नहीं भी हो रहा है, तो इस सिचुएशन को हम प्रॉक्सी वॉर की सिचुएशन कहते हैं। तो अभी फिलहाल वो हो रहा है, लेकिन अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। वहीं पर जो दूसरी रिस्क है जो बढ़ सकती है वो ये है कि टारगेटेड असैसिनेशन हो सकता है। तो जैसे अभी इस्माइल हुआ या नसरुल्लाह हुआ, जो मिलिटेंट ग्रुप के जो लीडर्स थे, उनका जैसे असैसिनेशन हुआ वैसे ही टारगेटेड असैसिनेशन हो सकते हैं, जिससे अगेन जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टेड रहेगी एट अ ग्लोबल लेवल, एंड किसी को नहीं पता कि कौन फिर कहां से अटैक कर दे। क्योंकि अगेन अगर आप देखेंगे तो जो हिजबुल्ला था उसका रिसेंटली हमास ने हैंड ज्वाइन किए थे, उसके साथ जो सपोर्टिंग थी वो वहां से चालू हो गई थी। तो उसी एस्पेक्ट में अगर देखें तो हर छोटे ग्रुप का अपना अलग सपोर्टर है, तो फिर वहां से जो रिटालिएशन है वो भी आएगा। तो ये जो पूरी लड़ाई है वो एक ग्लोबल लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी ये जो पूरी सिचुएशन है वो। अब अगर आगे समझें कि अभी इन पर्टिकुलर जो ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट है वो क्या चल रहा है, तो इजराइल को बिल्कुल खुला सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का। जो बाइडेन है उन्होंने व्हाइट हाउस से इशू कर दिया है, क्योंकि अभी वो गवर्नमेंट में है ऑफ कोर्स, उन्होंने बोल दिया है कि इजराइल जो चाहे वो कर सकता है। यूएस जो है एट अ लेवल ऑफ अलायंस बिल्कुल साथ खड़ा है इजराइल के। तो ये एक जो ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट आएगा वो आएगा, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मी को अपने पास रखता है, और उसी के साथ साथ उसका ग्लोबलाइजेशन लेवल पर भी काफी ज्यादा जो लोहा है वो माना जाता है। अब अगर यूएसए साइड कर लेगा इजराइल के साथ, तो फिर स्ट्रेटेजिकली अगर लोग देखेंगे तो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो यूएस के साइड हो जाएंगी, तो इवन इफ वो इजराइल के साथ नहीं है वो यूएस की तरफ हो जाएंगी, और फिर इन पर्टिकुलर हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे जिससे कि क्राइसिस लाइक सिचुएशन आ जाएगी, एंड इवेंचुअली हम जो वर्ल्ड वॉर है उसको जो है न्योता दे देंगे। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ मिडिल ईस्ट में तो बहुत ही ऑब्वियस है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो इम्पैक्ट हो जाएगा एट अ ग्लोबल लेवल, जिससे कि अगेन प्रॉब्लम्स जो है हमारी वो बढ़ जाएंगी।
अब अगर हम देखें कि तो यहाँ पे इजराइल को सोचने की क्या जरूरत है, तो आप देखिए कि ईरान अभी भी कितना ज्यादा अपना पावर डायनामिक्स जो है उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? तो ईरान अभी भी वार्न कर रहा है कि ठीक है, आपको जो करना है, नेतन्याहू या इजराइल, यूएस इन पर्टिकुलर, जो करना है करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको जो चीज टारगेट करनी है, जो डिस्ट्रक्शन कॉज करनी है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि फिर हम लोग भी शांत बैठ जाएंगे। तो ईरान ने भी थ्रेट दे दिया है रिटालिएशन का। तो जो जनरल मोहम्मद बघेरी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो ईरान है वो रेडी है रिस्पॉन्ड करने के लिए इजराइल को विथ मल्टीप्लाइड इंटेंसिटी। मतलब आप अगर एक्स टाइम्स हमको डिस्ट्रक्शन कॉज करोगे, एक्स टाइम्स हमको दिक्कतें दोगे, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम उसके मल्टीपल्स में ही आपको जवाब दें। तो ये जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा दिन पर दिन टेंस ही होती जा रही है, जिससे ये जो पूरा ग्लोबल डायनामिक है वो चेंज हो रहा है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो अभी के लिए जो भी रीसेंट डेवलपमेंट है वो यही है। फिलहाल के लिए जो भी बातचीत है वो चल रही है गवर्नमेंट्स में, अलायंसेस में, ईरान इजराइल में। इंडिया जो है वो भी इंटरवीन करना चाह रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स भी इंटरवीन करना चाह रहा है, और जो अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं वो ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट के केस में होते जा रहे हैं। और हम मेक श्योर करेंगे एट लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी कि आपको ये सारे डेवलपमेंट्स हम लाइव पहुंचाएं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक द सेशन, एंड अगर आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है या आपको पता है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, या कोई प्रिडिक्शन है या कोई स्टांस है, तो प्लीज डू शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन। वो बिल्कुल ओपन है आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको ये जो सेशन है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए, तो डू नॉट हेजिटेट टू इवन शेयर इट। तो इसी के साथ मैं नंदिनी आज के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन।